ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, बेसिकली जिस प्रोजेक्ट पे आज हमने काम करना है वो ये है कि हमने एक क्वेश्चन आंसरिंग ऐप ही बनानी है, लेकिन वो जो क्वेश्चन आंसरिंग ऐप होगी वो बेसिकली किसी स्पेसिफिक सोर्स से क्वेश्चन आंसरिंग होगी। वो हम अपने मॉडल को प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे अचीव करेंगे। ये बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम अपने ये जो हम काम अचीव करना चाह रहे हैं कि हम रैग के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमने एक्सटर्नल डाटा सोर्स को इंटीग्रेट करवाना है अपने मॉडल के साथ। और रैग हमें इसमें हेल्प करेगा। और बेसिकली इस तरह की जिसमें हमें एक्सटर्नल डाटा यूज करना होता है, बेसिकली ऐसी जो एप्लीकेशन होती है वो रैग ही यूज कर रही होती है। तो हमारा जो एक्सटर्नल सोर्स होगा बेसिकली वो हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट का यूआरएल देंगे। और फिर उस पोस्ट से हम अपने क्वेश्चन आंसरिंग परफॉर्म करेंगे। अच्छा, रैग को तो हमने वैसे देख लिया डिस्प्ले क्या होता है, लेकिन अगर मैं इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपने काम से जाने से पहले। अच्छा, रैग में ना दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। यही मेन कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे ही हमारा आज का काम भी वर्क करेगा। इस वजह से मैं एक दफा इसको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। एक होता है, हम जैसे इंडेक्सिंग करेंगे, इसमें मजीद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। और सेकंड जो होगा वो बेसिकली रिट्रीवल एंड ऑगमेंटेशन का होता है। रिट्रीवल एंड जनरेशन का। आज ही जैसे मैंने इसे कहा है, इस हमने ये दो काम करवाने हैं अपने आउटपुट को अचीव करवाने के लिए। जो पहला काम होगा ना बेसिकली इसमें हम फर्दर फोर स्टेप में करवाते हैं, जो हमने इनिशियल क्लासेस में भी देखा था। बेसिकली हमने अपने डेटा को एक्सटर्नल सोर्स से लोड करवाना है, फर्स्ट स्टेप में ये होगा। और उसके बाद लोड करवाने के बाद हमने उसकी चंकिंग करनी होगी अपने डाटा की। अब हम चंकिंग क्यों कर रहे हैं? अब चंकिंग मीन्स अपने डाटा को डिवाइड कर रहे होंगे कुछ सबलेट्स में। वो बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं, कुछ मॉडल्स की ना विंडो होती है, मीन्स वो कितने टोकन्स ले सकते हैं उसकी फिक्स विंडो होती है। तो वो उसके अंदर फिट नहीं आती। तो बेसिकली इसको फिर हमारा अगर डाटा बहुत ज्यादा हो, टेक्सचुअल डाटा, तो हम अपने डाटा की चंकिंग परफॉर्म करते हैं, उसको मजीद स्प्लिट कर देते हैं और फिर वो आउटपुट देते हैं। तो जब हम चंकिंग परफॉर्म कर लेते हैं बेसिकली हम एम्बेडिंग करवाते हैं, जो हमने स्टार्ट की क्लासेस में देखा था। बेसिकली एम्बेडिंग क्या होती है? एम्बेडिंग क्या होती है कि आपकी टेक्सचुअल डाटा की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और उसके बाद एक स्टेप और आता है, इसमें फोर स्टेप्स होते हैं। और जो लास्ट स्टेप आता है वो बेसिकली हम वेक्टर की फॉर्म में स्टोर करवा लेते हैं। टोटल इसमें फोर स्टेप हैं। और पहला हमने देखा, हमने अपने डाटा को लोड करवाना है, जो भी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है। कल में जो हमने ऐड की थी, कल और परसों जिस ऐप को हमने किया उसमें हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट था। आज हमारा जो डाटा है वो बेसिकली एक यूआर बेस होगा। हम वहाँ से एक्सेस करेंगे और फिर हम उसी डाटा को सेपरेटिंग परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम एम्बेडिंग परफॉर्म करेंगे। और एम्बेडिंग करने के बाद हम अपने डाटा को वेक्टर की फॉर्म में स्टोर करेंगे। जब हमारा ये काम हो जाता है रैक के अंदर, तो हम इस पे आते हैं। और ये स्टेप क्या करता है? हमारे क्वेश्चन को लेता है और जो हमने क्यूरी की होती है उसकी फिर एम्बेडिंग क्रिएट करवाता है। और उस एम्बेडिंग को बेसिकली उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को रिट्रीवल के थ्रू अपने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें जाके ना सिमिलैरिटी सर्च के थ्रू ना फाइंड आउट करता है कि उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अगर उसको मिल जाती है तो फिर वो जनरेशन के थ्रू हमें वो आंसर जनरेट करवा देता है। तो बेसिकली ये रैग का सिंपल अगर मैं बताऊं तो यही दो मेन चीजें होती हैं। और सेम इसी ही फ्लो में हमारा आज का प्रोजेक्ट भी काम करेगा। हमने कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करवानी है जाने से पहले। और हमने कुछ एपीआई भी यूज करनी है। लाइब्रेरीज बेसिकली हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, बेसिकली हमें एम्बेडिंग के काम में हेल्प करेगी। लैंचिंग क्या करेगी? हमें
एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करने के लिए ये हमें हेल्प करेगी, जो हम इंस्टॉल करवाएंगे। और हमने दो एपीएस के लिए, अच्छा एक ग्रुप का हम मॉडल यूज करेंगे, तो इसकी भी एपीआई इंस्टॉल करवानी पड़ेगी लॉन्च ग्रुप के नेम से। और हमें ना दोनों की एपीआई की लेनी है, एक लेंचन की लेनी है और एक ग्रो की एपीआई की जो हमें नीड पड़ेगी। लेंचन बेसिकली हमें एक्सटर्नल डाटा सोर्स को हेल्प करेगा लेने में, और ग्रो की एपीआई की में हम मॉडल यूज करेंगे जो बेसिकली हमें रीड और जनरेशन पर काम करेगा। अच्छा वैसे ग्रो को तो हमने काफी देखा है। अब वैसे पर्सन को अभी स्टिल कंफ्यूजन है कि ग्रो की एपीआई कैसे क्रिएट होती है, या मैं रिपीट कर दूं इस प्रोसेस को भी। रिपीट कर दें ज्यादा अच्छा, ताकि लोगों को याद रहे। हम पहले ग्रुप को भी हमने एपीआई लेनी है और लिंक चेन की भी लेनी है, तो हम देखते हैं हमने कैसे कैसे लेना है। अच्छा आपने गूगल पे जाके जस्ट सर्च करना है ग्रुप एपीआई की, तो आपको ये खुल जाएगी और इसको आपने ओपन करना है। अच्छा मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने एपीआई बनाई है। तो आपने पहले अकाउंट बनाएगा तो उसके बाद ही आपको क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी एपीआई की का नेम रखना है वो हमने यहाँ दे देना है। जैसे मैं अब ग्रुप एपीआई की कह दूँ, तो जो भी नेम आपको चाहिए आपने यहाँ मेंशन कर देना है, और सबमिट करवाएंगे तो इस नेम के साथ हमारी की क्रिएट हो जाएगी। और जब ये की क्रिएट हो जाती है तो ये जस्ट एक ही टाइम विजिबल होती है। तो बेटर ये होता है कि हम इसे कॉपी करके, ये कॉपी पे प्रेस करेंगे कॉपी हो जाएगी, और इसको पेस्ट करके चेक करेंगे कोई भी आप डॉक्यूमेंट में रख लें जिसमें आप अपनी की रखना चाह रहे हैं, और चेक करें क्या ये आपके पास सेव होगी। है जिस भी डॉक्यूमेंट में आप इसे सेव करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि दोबारा फिर विजिबल नहीं होती, तो आपको डिलीट करके न्यू की बनानी पड़ती है। ये हम फिर कॉपी कर लिए मैंने, अब मैं इसे डन कर दूंगी और मैंने सेव भी कर लिया, तो आप बेशक किसी नोट पैड टेक्स्ट फाइल में से सेव कर लें। अब मैंने डन कर दिया। ये की हम यूज करेंगे ग्रुप एपीआई की। मैंने पहले से भी बनाई थी और दोबारा भी बना दी है सिर्फ शो करवाने के लिए। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, लेकिन एपीआई की आपने जब भी बनानी होती है आपको पहले वो कौन का ऑप्शन देगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इस वजह से नहीं दिया। ये ग्रो की एपीआई हमने यूज करनी है क्योंकि हम ग्रो का मॉडल यूज करें। और दूसरी एपीआई की जो हमने देखी है, हमने दो एपीआई की यूज करनी है, एक लैंगचैन की, तो हमने वो भी देखना है कि वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम गूगल पे सर्च करेंगे। एक मिनट। जैसे हम लैंगचैन स्मिथ को क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट एंड एपीआई की, तो हम इसको क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे ये पहला ऑप्शन देगा इधर साइड पे, अगर हम देखें क्रिएट एन अकाउंट, आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अगर आपने वो भी किया हुआ तो आपको जस्ट एपीआई की का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये एपीआई की का जो ऑप्शन है इसमें भी अगर आप कर सकते हो, डायरेक्ट इस पे भी क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। इसमें सेटिंग बेस का ऑप्शन को हमने ओपन करना है, और ये क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, हमें इसको क्लिक करना है। इसमें दो, ये डिस्क्रिप्शन में हम अपना कोई भी नेम दे देते हैं। और ये टू टाइप है कि हम अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक वर्क फ्लो के लिए कोई सर्विस से देनी होगी, तो मैंने पर्सनल के लिए यूज करी, तो मैंने पर्सनल क्लिक करना है। अच्छा हमने इसको भी सेव कर लेना है क्योंकि ये भी बाद में विजिबल नहीं होगी। और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी अपने पास। अच्छा अब ये दोनों हमने बना ली है। आप इसे यहाँ से जाके ये डिलीट का बटन, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो कर भी दें। अगर आपको क्योंकि आपने कॉपी नहीं की तो फिर आपको जब भी दोबारा इस्तेमाल करनी है तो ये आप कॉपी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये प्रॉपर विजिबल नहीं होती, फर्स्ट टाइम में होती है।
फिर आपने ये डिलीट कर दें बेशक, और आप दोबारा से की आपको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जब दोनों की बन जाएंगी तो हम फिर अपने वर्क की तरफ आते हैं। हमें दो चीजें हमने लाइब्रेरीज जिसके बारे में मैंने बताया था, एक हम LangChain को यूज करेंगे जो हमें एक्सटर्नल डाटा सोर्स को और डिकेट करने में हेल्प करेगा, और हम ग्रोक का मॉडल यूज करेंगे। तो एक काम ये है, मैं सबसे पहले अपनी की दूंगी यहाँ पे। अच्छा, गेट पास का फंक्शन का एक बेनिफिट ये होता है, अब ये मुझसे की मांग रहा है एपीआई की, तो मैंने जो एपीआई की कॉपी की हुई है वो मैं इसे दे दूंगी। मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर दूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, तो ये मेरी इन्वायरमेंट के अंदर स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इस गेट पास का ये होता है कि आपको डायरेक्टली ना जो की होती है वो विजिबल नहीं होती। जैसे अभी देखिए ये की मांग रहा है, मैंने इसको कॉपी की तो ये विजिबल नहीं होती। इसका एक ये बेनिफिट होता है। तो कुछ की लिमिट होती है तो हम इसको विजिबल नहीं करवा सकते। तो ये जब हो जाएगी तो हमें नेक्स्ट टाइम परफॉर्म करना है, सेम काम हमने यही करवाना है। और हमने ग्रो की एपीआई की लेनी है, एनवायरनमेंट के अंदर अपनी स्टोर करवानी है, और गेट पास के थ्रू क्या करेंगे, इसको ले लेंगे। ये भी हमसे ग्रो की एपीआई की मांगेगा जो अब हमने ली हुई थी। अब मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, तो मैंने सेव किया हुआ था। मिस यहाँ पर मेरा प्लीज एक क्वेश्चन है कि ग्रॉक की हम किस लिए यूज करेंगे? लैंग चेन की तो एक्सटर्नल डाटा के लिए, तो ग्रॉक की बारे में बता दीजिए। हम मॉडल यूज करेंगे लामा 3, जो हमें हेल्प करेगा रिट्रीवर जनरेशन में, और क्वेश्चन चैट क्वेश्चन आंसर में। तो हम लामा 3 यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें ग्रो को पहले एसेस चाहिए, तो हम एपीआई की यूज कर रहे हैं मॉडल को एसेस करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब ये दोनों की हमारे पास हो जाएंगी, अब हमने अपनी फंक्शनैलिटी भी हमने अपनी एसेस कर ली है, दोनों की को हमने दे दी है। अब जो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे टू कंपोनेंट्स में हमारी अगर रैक की एप्लीकेशन डिवाइड होती है, सिमिलर वे में ये भी काम करेगा। और टू में हमने फर्दर डिस्कस किया था एक इंडेक्सिंग को और एक रिट्रीवल एंड जनरेशन को। अब जब हमने सबसे पहला काम हमने जब भी करवाना होता है, अब हम एक ऐप बना रहे हैं जिसमें हमने एक्सटर्नल सोर्स को देना है अपने मॉडल को, और उस एक्सटर्नल सोर्स से आंसरिंग क्वेश्चन करनी है। अब हम अब ये आंसरिंग क्वेश्चन क्यों करें? अगर आप यही काम चैट जीपीटी से पूछते ना कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो उसके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। चैट जीपीटी के पास, उसके पास उसकी एक लिमिटेशन है। वो जब बना था तो उस वक्त उसकी रिलीज से पहले जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, उसके पास पब्लिक डेटा सिर्फ उस टाइम तक है जब तक उसकी ट्रेनिंग हुई है। उसके अलावा उसका जितना भी लेटेस्ट डेटा होता है वो उसके पास नहीं होती उसके केसेस। तो वो हमें लेटेस्ट डाटा के थ्रू अगर हम उससे कोई क्वेश्चन रेलेवेंट करें तो हमें आंसर नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम इस तरह अगर हमारी कोई पोस्ट हम रेगुलर बेसिस पे लगा रहे हैं और हम उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो इसमें ये भी बेनिफिट होता है कि आप अपनी पोस्ट दें और उससे क्वेश्चन आंसर करें। अच्छा, कुछ लाइब्रेरीज हम यूज करेंगे। ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें हेल्प करेंगी, जिसमें हमने अपनी इंडेक्सिंग भी करवानी है, एम्बेडिंग भी करवानी है, और आउटपुट भी जनरेट करवानी है। तो ये उसके लिए सारी लाइब्रेरीज इन्वॉल्व हुई हैं। और ये टॉर्च के लिए बेसिकली हमारे पास आउटपुट रिटर्न होती है, जो हम किस फॉर्म में होती है। जब वो एम्बेडिंग हो जाती है तो वो टॉर्च के एक टेंसर की फॉर्म है, तो इस वजह से हम टॉर्च की यूज करते हैं। और ये ब्यूटीफुल सोप की जो लाइब्रेरी है, ये बेसिकली हमारे पास ना अ, जो भी हम पोस्ट और ब्लॉग का यूआरएल देंगे उससे ये बेसिकली ये काम करेगी कि हमारे कॉन्टेक्ट को एक्सट्रैक्ट करेगी। इस वजह से हम ब्यूटीफुल सूट उसके लिए यूज करेंगे मॉडल को डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी यूआरएल से। अच्छा, ये बेसिकली क्लास बनाई है, इसके अंदर फर्दर फंक्शन एम्बेडिंग पे हम इसके बाद पे आते हैं। उससे पहले हमने मॉडल का डाटा लोड करवाना होता है। अब मैं अपना पाथ दे रही हूँ, ये एक ब्लॉग पोस्ट है। अगर हम इस ब्लॉग पोस्ट को नेट पे सर्च करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग कन्वोल्यूशंस ऑन ग्राफ के बारे में। और ये पोस्ट में से दे रही हूँ, और इस पोस्ट के थ्रू मैंने ये यूआरएल ब्लॉग पोस्ट है, और इससे इस पोस्ट पे मैं से क्वेश्चन आंसरिंग करूंगी। तो ये वो दिया है। और ये बेसिकली इसने बताया कि इसने ये डाटा पार्स करना है, और ये काम
बेसिकली हमारा डाटा पार्स करके लाएगा उस लिंक से। जब ये पार्स हो जाएगा तो हम डॉक्स के अंदर इस डाटा को डाल देंगे। फिर हमने देखा था सेकेंड स्टेप हमारा क्या आता है, हमने अगर डाटा की लोडिंग कर ली है तो अब हम क्या करेंगे, हमने उसको साइज चंक साइज में डिवाइड करना है। यहाँ पे चंक साइज मैंने 1000 दिया है, लेकिन चंक साइज ये ना हो कि जो मॉडल की विंडो है, मॉडल की ना एक फिक्स विंडो होती है, कोई भी मॉडल होता है वो स्पेसिफिक उस विंडो के अंदर ना अपने लेंस के चंक ले सकता है, या डाटा आप कह सकते हैं, या टोकन। उससे ज्यादा वो डाटा नहीं ले सकेगा। तो जब आपके पास एक लार्ज डाटा आता है ना, तो वो उस पे फिर वर्क नहीं करता। जैसे मैंने एक ऐप बनाई थी, और शायद वॉइस जनरेशन, वॉइस टू वॉइस कन्वर्जन, वॉइस टू कन्वर्ट कर रहा था स्पीच। तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने उसको लॉन्ग स्पीच दी तो बेसिकली वो क्या करने लग गया, मेरा मॉडल एरर देने लग गया। वो ये एरर आ गई कि वो मॉडल मॉडल के फिक्स विंडो से ज्यादा हो गया। तो उस केस में भी मैंने अपने डाटा को मुझे चंक में डिवाइड करना पड़ा। सेम काम हम यही करते हैं, चंक साइज है, लेकिन ये श्योर करें कि आपकी मॉडल के साइज की विंडो से ज्यादा ना हो। अच्छा, चंक ओवरलैप ये 200 में दे रही हूँ फैक्टर का। अब ये बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास ना एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस वन है और एक सेंटेंस टू है। मल्टीपल सी डाटा है आपके पास किसी भी पोस्ट पे, ये थ्री है। और अगर हम लेट्स सपोज ये एक सेंटेंस, लेट्स सपोज जैसे पेज कह लें, क्योंकि सेंटेंस तो शायद बहुत छोटा है, एक पेज आपने इसे कहा है, तो उस पेज पे ना बेसिकली ये 1000 टेक्स्ट पूरे हो गए। अब हम अगला जो चंक लेंगे वो बेसिकली हम 1001 से नहीं लेंगे। वो बेसिकली हम इसके जो 200 आ रहे थे 900 टू 1000 तक, वो हम इसके साथ ओवरलैप होंगे। क्यों ओवरलैपिंग हम करते हैं, बेसिकली हम अपने कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन रखते हैं, ताकि हमारा जो चंक बन रहा है, ये ओवरलैपिंग डिपेंड कर सकती है कितनी होती है। बेसिकली यहाँ पे 200 दी है, तो ये हम बेसिकली अपने मॉडल की ओवरलैपिंग करते हैं ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट मेंटेन हो। ये ना हो कि हम ऐसे सबटेक्स्ट बना दें जिसमें हमारे मॉडल का कॉन्टेक्स्ट खत्म हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ओवरलैप जीरो दे दें जब भी न्यू चंक बने। वो जस्ट पहला 1000 तक उसने लिया था, अगला 11 से 100 से स्टार्ट करें, तो उसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट मेंटेन नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये चंक ओवरलैपिंग डिपेंड कर सकती है हम किस सिनेरियो पे यूज करें। जैसे अगर हम एक पोस्ट को देख लें, तो अगर हम उसमें देखें तो उसमें शायद डेफिनेशन होंगी, कुछ टाइप्स होंगी, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग ओवरलैपिंग हमें नहीं जरूरत। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हम एक नावल को रीड करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जो हमारी आउटपुट बेसिकली चल रही होती है वो एक लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट स्टोरी चल रही होती है। तो हो सकता है उस केस में हमें ओवरलैपिंग का साइज बढ़ाना पड़ जाए। इस केस में हमने देखा है एक पोस्ट इतनी बड़ी नहीं होती, एक पेज जितनी होती है, तो इतनी ज्यादा हम लोग ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। लेकिन केस टू केस ये डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि कुछ हमारे पास अगर मॉडल हैं, और जैसे हम अगर नावल पे वर्क करवाना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नावल से क्वेश्चन आंसरिंग करवाना चाह रहे हैं, तो अक्सर नावल्स पे जो हमारी स्टोरीज होती हैं उनका मजीद कॉन्टेक्स्ट आगे जा रहा होता है। उसमें हमें डिपेंड कर रहा होगा कि हम कितनी ओवरलैपिंग करें और अपने कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करें। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी था, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि हमें पता चले कि हमने हमेशा ओवरलैपिंग किस कॉन्टेक्स्ट में करनी है। जब ये हमारे पास ट्रंक साइज बन जाते हैं, हम मजीद अपने यहाँ तो वो डाटा उसने डिफाइन किया इतने चंक्स लेना है, ओवरलैपिंग करनी है, और टेक्स्ट स्प्लिटर बेसिकली अब हम स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हमने ये जो डॉक्यूमेंट्स बना था जिसमें डाटा लोड किया था, ये इसको स्प्लिट कर देगा। जब हमारा डाटा स्प्लिट हो जाता है, अब हमने देखा था कि हमने बेडिंग क्रिएट करवानी होती है। बेडिंग क्या होती है बेसिकली, ये आपकी ना न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और फिर हम उसको वेक्टर फॉर्म में स्टोर कर पाते हैं। ये हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बना के कर लेते हैं, और, जो हमारे पास डाटा होता है बेसिकली जिसको हमने यूज करना है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा मॉडल क्या करे, उसकी सिमिलैरिटी सर्च यूज करके, जो हमने ऑलरेडी एम्बेडिंग बनाई है उसके थ्रू सिमिलैरिटी सर्च लगाया, और देखिए क्या चीजें जो सिमिलर है उसकी बेस पे फाइंड आउट करे और फिर हमें रिपीट करें। तो ये सिमिलैरिटी आगे रिट्रीवल के कॉन्सेप्ट में आएगी। अगर हम
यहाँ पे देखें तो हमें अब हमने जब भी वेक्टर सॉर्ट बनाने हैं तो हमने उसकी वेक्टर आपको पता है न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, तो हमने उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करवानी है, तो ये हमने एम्बेडिंग मॉडल को देनी है। ये हमने ऊपर देखा था जिसको हमने कहा था हम बाद में आएंगे बेसिकली, तो ये हमने एम्बेडिंग यूज की है। अच्छा, एक प्रॉब्लम पहले शायद मैंने ओपन एआई के मॉडल यूज किया था, लेकिन उसमें ये था कि मेरी यूजेज लिमिट खत्म हो गई थी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल यूज करें, तो फिर मैंने ये पब्लिक सोर्स यूज कर लिया। तो अगर आपकी यूजेज लिमिट खत्म हो जाती है तो आपको पब्लिक सोर्स ओपन सोर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको फाइंड आउट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओपन एआई की कुछ यूजेस लिमिट है, उसके बाद आपको बाय करना पड़ता है, वो मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने ये ओपन सोर्स यूज कर लिया। तो ये डिपेंड करता है आप कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। तो दो फंक्शन होंगे, एक डॉक्यूमेंट्स को बेंड करेगा और हमने ये देखा है क्वेरी को भी हमने बेंडिंग करना है। अभी हमने डॉक्यूमेंट को कॉल किया, तो बेसिकली ये काम हमारे पास उस जो हम इसे टेक्स्ट भेजेंगे उसकी बेंडिंग क्रिएट करवा के, और जो हमने देखा था टेक्स्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करवा देगा। और ये क्यूरी का फंक्शन तब कॉल होगा जब हम क्यूरी इसको पास करेंगे, तो ये भी क्यूरी की बेंडिंग बनाएगा, जो हमने बेसिकली रैक में देखा है कि हम बेसिक जब हमारा फर्स्ट वीक चल रहा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास ना एक वेक्टर स्टोर बनता है जो एक्सटर्नल डेटाबेस होता है, उसकी एम्बेडिंग क्रिएट करवाते हैं, उसको स्टोर करवाते हैं, और फिर क्यूरी की भी हम एम्बेडिंग करवाते हैं ताकि हम सिमिलैरिटी सर्च परफॉर्म कर सकें। तो जब ये बन जाएगा और वेक्टर के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो बेसिकली फिर रिट्रीवर का काम आता है, जो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिट्रीव करेगा और हमें ला के देगा। अब रिट्रीवर के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया बेसिकली, ये जो रिट्रीव करके लाएगा। और ये जो प्रॉम्प्ट होती है बेसिकली मॉडल को ये बताता है कि अगर तुमने एज अ क्वेश्चन आंसरिंग असिस्टेंट क्रिएट करवाना है, डिफॉल्ट और एक हमने यूज की हुई है टैग प्रॉम्प्ट, और तुम्हें आंसर देने हैं, अगर तुम्हें मिल जाते हैं तो ठीक है, अगर तुम्हें आंसर नहीं मिलता तो तुम्हें सिंपल कह देना डोंट नो, ये डिफाइन होता है बेसिकली। और ये कुछ हम डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं ज्वाइन करके। और उसके बाद अब यहाँ पे हमने बेसिकली ये काम करना है। अब हमने तो रैक का काम है बेसिकली, अब हमें चेन मेंटेन करनी है। अब चेन कैसे मेंटेन होगी, हम यहाँ से रैक चेन को कॉल करवाएंगे, रैक चेन को, ये बेसिकली हमने यहाँ डिफाइन की हुई है। और हम इसके अंदर अपना क्वेश्चन दे रहे हैं, वहां पे हमने ऊपर यूआरएल दिया था। और ये क्या करेगा, रिट्रीवल। अब यहाँ पे जब ये जाएगा रैक चेन, ये रिट्रीवल का फंक्शन बेसिकली हमारी सिमिलरिटी सर्च को क्या करेगा, कॉल करके लगेगा। ये हम सारी एक चेन बनाते हैं, ये हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, क्वेश्चन जाता है, और क्योंकि रिट्रीवल ने काम बेसिकली उस क्वेश्चन के थ्रू करवाना है। और प्रॉम्प्ट जाएगा कि क्या काम होगा, बेसिकली उसने एज असिस्टेंट काम करवाना है, यहाँ पे हमारा मॉडल पास होगा और फिर हमारे पास आउटपुट आएगी। तो ये बेसिकली काम एक साथ होता है। ये एक उसने चेन बनानी होती है, उसने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिट्रीव करके लाना होता है। तो ये जब हम इसे रैक चेन को वो करते हैं, तो बेसिकली हम क्वेश्चन पास करें, ये उस डॉक्यूमेंट के लिए मैं क्वेश्चन पास कर रही हूँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आएगा और मैं इसे देती हूँ, तो ये चेन बना के उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट ला के कॉल करके देते हैं, और फिर हमें लास्ट पे ये रिजल्ट प्रिंट करवा दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिट्रीवल और जनरेशन हो रही है, जो हमने दो पार्ट में पढ़ा था, और ऊपर हमने वही बेसिक तीन कॉन्सेप्ट किए। हमने इसे क्वेश्चन किया है व्हाट इज नोटेशन, ये रन हो रहा है। हम इधर आते हैं, इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, और नोटेशन का भी कॉन्सेप्ट था, मैंने क्वेश्चन किया है, लेकिन हम ग्राफ न्यूरल नेटवर्क को भी कर सकते हैं। मेन उसका टॉपिक है, तो हम ये पूछ लेते हैं ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। तो हम पहले नोटेशन का देखते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आंसर नहीं मिला तो ये वाला क्वेश्चन दे देगा, अगर इसको आंसर मिल जाता है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा। अगर हम अब इसने आंसर दे दिया, इसमें अब इस वेबसाइट के अंदर ग्राफ न्यूरल नेटवर्क का भी जिक्र था। ये ब्लॉग पोस्ट है, उन्होंने इसी ब्लॉग पोस्ट से पूछा है कि ग्राफ न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, तो इसने मुझे उसका आंसर रिटर्न करवा दिया है। वर्क विद ग्राफ स्ट्रक्चर डेटा, इट इज अ डीप लर्निंग मॉडल दैट कैन रीजन अबाउट
and make predictions within complex system and interaction are represented as graphs. बेसिकली हम इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक क्वेश्चन। तो बेसिकली यही है कि हम एक्सटर्नल सोर्स को कैसे यूज करके अपने क्वेश्चन आंसर पर काम करते हैं। यूजुअली जो हम चैटबॉट बनाते हैं वो जनरल क्वेश्चन आंसर कर रहा होता है, ये स्पेसिफिक हो गया है। जैसे अब आपने कोई अपनी स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट की वेबसाइट बनाई हुई है, अगर आपको उनकी जरूरत पड़ती है कोई क्वेश्चन की, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल मॉडल था जिसको मैंने रन किया। अच्छा, यहाँ तक इससे बाद में एक और चीज देख लेते हैं। अच्छा, एपीआई की जो होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया ओपन एआई की जो एपीआई की होती है, वो बेसिकली ना ओपन एआई की कुछ यूजर लिमिट होती है। तो जब हम डिप्लॉयमेंट फेज में जाते हैं तो उसमें एक काम ये करते हैं। अच्छा, मैंने भी अभी वही किया हुआ है। वो मैं बताऊंगी मैंने कैसे किया है। अब एक तो किया इस मेथड के थ्रू तो विजिबिलिटी नहीं रहती। एक तो ये गेट पास का बेनिफिट ये होता है, जैसे मैं की देती हूँ तो अब ये विजिबल नहीं होगी। अगर कोई की यूजेस लिमिट कम है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब यही की अगर आपने अपना मॉडल डिप्लॉय करना है और कोई भी पब्लिकली उसको यूज करना चाह रहा है, अगर आप बैकएंड में अपनी की डाल देंगे तो इसका मतलब है कि आप जब भी यूज कर रहे हो वो तो आपकी ही की यूज हो रही है ना, तो आपकी यूजर्स लिमिट खत्म हो रही है। तो इसका एक ऑप्शन ये होता है कि आप ना अपनी जब डिप्लॉयमेंट करें तो आप ना अपनी ऐप के दौरान एक फंक्शनैलिटी डालें और आप जो यूजर इसको यूज करना चाहता है उसको कहें कि वो अपनी एपीआई की दे। इससे क्या होगा, वो जो भी की देगा फिर उसको पास करवाएं अपने मॉडल को, और इससे क्या होगा, जो एपीआई के यूजर देगा उसकी एपीआई की के अकॉर्डिंग वो हमारी आउटपुट आएगी। तो इसमें कि आपका यूज इसमें आपकी एपीआई की का यूज नहीं होगा। जब आपको टेस्टिंग करें तो आप अपनी एपीआई की डाल दें। अच्छा, मैंने इसी मॉडल को प्लगइन फेस पे ही डिप्लॉय करवाया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैंने ये किया है कि यूआई में जस्ट आप अपनी मर्जी का ब्लॉग पोस्ट से रेलेवेंट लिंक देता है। तो इस वजह से उसमें मैंने ऑप्शन किया है। हम उस पर भी देख लेते हैं। अच्छा, किसी का अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो ले लेते हैं, वरना फिर हम उसकी तरफ जो मैंने डिप्लॉय किया हुआ है उसका भी बता देते हैं कि हमने कैसे यूजर से की ले रहे हैं और कैसे वो वर्क कर रही है, और हमारी अपनी की का यूजेज खत्म हो जाता है वहाँ पे से। ये ऑप्शन फिजिबिलिटी आ जाएगा। हमारे पास यूजेज लिमिट है तो हम सिर्फ खुद के लिए यूज कर लें। अगर कोई यूजर हमारी हमने ऐप को पब्लिक किया हुआ है, अगर यूज करना चाहता है, वो क्या करे, वो अपनी एपीआई की दे हमारे मॉडल को टेस्ट कर ले, आउटपुट अगर लेना चाहते हैं। मिस इस कोड को यूज करने के लिए जैसा कि आपने कहा कि जस्ट अपनी की हमें इसमें इंसर्ट करनी होगी, दैट्स इट, और ये बिल्कुल कोड एज इट इज रहेगा, राइट? जी मैम। थैंक यू। अच्छा, वैसे यहाँ पे आप यूआरएल चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये यूआरएल दिया हुआ है, हमें कोई ब्लॉग पोस्ट कोई और डाल दूँ, ये चेंज हो सकता है, और हम कुछ और डाल देते हैं। ये वेबसाइट है, हमने ये यूआरएल देके इसके थ्रू क्वेश्चन कर लेती हूँ। ये यूआरएल चेंज हो सकता है, और इंटरफेस पे जब डिप्लॉय किया तो वहाँ पे आप ऑप्शन देंगे जावा स्टैटिक, क्योंकि कोलैब के अंदर स्टैटिक होता है। अब मैं क्वेश्चन भी इसके रेलेवेंट करूंगी। अगर मैं ये क्वेश्चन कर देती हूँ ना तो ये टॉपिक किसी और के बारे में, तो ये मॉडल कह देगा आई डोंट नो आंसर, जब इसको नहीं पता होता। तो ये बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में ना डिफाइन हुआ होता है कि ये बेसिकली वो प्रॉम्प्ट होती है, उसमें ये डिफाइन करता है। अच्छा, ये आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन ले रहा है, अभी इसने न्यू नहीं दिया, हो सकता है इसकी मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ हो। हम सेव करके इसको दोबारा से रन करके न्यू क्वेश्चन देते हैं। हम देख लेते हैं, थिंक अबाउट हाई क्वालिटी ह्यूमन डेटा। तो हम ये कर लेते हैं, हाई क्वालिटी डेटा क्या होता है। अच्छा, ये जो हम क्वेश्चन मैं इसी क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज हाई क्वालिटी डेटा, और मैंने लिंक वो वाला यूआरएल दिया हुआ है।
अच्छा, ये बता रहा है उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है, हाई क्वालिटी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सेटअप ऑपरेशन स्टेप्स इंक्लूडिंग टास्क लाइन सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग रेटर्स एंड कलेक्टिंग एंड ये सारा उसने आंसर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे जाके देखें, अब इसमें हो सकता है मल्टीपल जगह डिफाइन किया हो, हम इसी क्यूरी को सर्च करते हैं। सेटअप ऑपरेशन स्टेप्स ये कहाँ पे इस कोर्स के अंदर बात की गई है। अच्छा, हमने इससे सवाल किया था हाई क्वालिटी डाटा क्या होता है, तो इसने इस कॉन्टेक्स्ट इसको मिला, सेट ऑपरेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इसमें इसको हुई है, वो यहाँ से हुई है, तो इसने इसको रिटर्न करवा दिया है। फिर हम इसकी डिप्लॉयमेंट में चले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज, अगर हम ऐप की फाइल्स में फंस जाएं, अच्छा, ये तो हमने काफी देखा हुआ, रिक्वायरमेंट फाइल्स में हुई सारी चीजें। अच्छा, एक चीज अब मैंने ना चेंज यहाँ पे ये कोड में की है। जस्ट एक सिंपल फंक्शन होता है स्ट्रीमलेट का, आप इनपुट यूजर से ले लेते हैं, टाइप पासवर्ड वो आपको हाइड कर देता है। तो यहाँ पे ना वो क्या करेगा, अपनी इनपुट को क्या करेगा, हम यूजर से ले लेंगे और जैसे वो आएंगे हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, जब ये आएगी यूजर से तो हमने इसको लेके मॉडल के अंदर स्टोर करवाना है। यही काम ये बेसिकली एपीआई के लिए हो रहा है, वही जो काम हम वहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं, अब हमने यही काम यूजर से लेना है, क्योंकि अब यूजर अपनी की देगा तो हमारी ऐप को असेस करेगा। तो यहाँ पे हम लेंशन की एपीआई की लेंगे और फिर ग्रो के हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, एक टेक्स्ट इनपुट बेसिकली ये फंक्शन होगा। और अगर इनमें से एक भी एपीआई की नहीं है ना, तो हम उसे कहेंगे कि दोनों एपीआई नेसेसरी है हमारी ऐप को एक्सेस करने के लिए, तो ये हमने मैसेज करना है। जब तक ये काम नहीं होता ना, तो ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हमने लगाई है। और हमने ना एक काम ये किया है कि बाकी कोड हमने एल्स में डाल दिया, अगर ये कीज नहीं है तो ये मैसेज प्रिंट करवाएगा, अगर की उसने दे दी है तो फिर वो यहाँ पे आ जाएगा। उससे पहले ये जस्ट मैंने एल्स की कंडीशन लगाई है कि ताकि ना वो बाकी कोड को ना क्या करें, डिस्प्ले ना करवाए, क्योंकि अगर उसने बाकी कोड क्वेश्चन और डिस्प्ले करवा दिया ना, तो उससे क्या होगा, यूजर अपना क्वेश्चन देने लग जाएगा और अपनी एपीआई की को देगा ही नहीं। तो हमने इसको थोड़ा सा ये चेंज कर दिया, जब तक यूजर एपीआई की नहीं देगा उसका बाकी कोड डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब हम इसको रनिंग करके देखते हैं, रनिंग स्टेज में। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं पार्स कंटेंट को भी हम शो करवा रहे थे। अच्छा, अब आप देखिए अभी तक, अगर आप मेरी स्क्रीन देखिए तो अब नीचे अभी तक कुछ भी विजिबल नहीं है। तो ये एक मैसेज है, जब तक हम अपनी की नहीं देंगे ना, तो हमारी बेस्ट ऑफ ऐप नहीं होगी। प्लीज एंटर बोथ एपीआई कीज टू एसेस दिस ऐप। जब तक अगर आप एक ही की देते हैं ना, तो ये ऐप एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी बाकी फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो ये मैसेज बेसिकली इसका पर्पज ये है, प्लीज एंटर बोथ कीज टू एसेस दिस ऐप। अगर अब मैं अपनी 1 बाय 1 की दूंगी, अगर मैं एक की दे देती हूँ और एक नहीं देती, ये मैं लैंग चेन की जो मैंने कॉपी की हुई है, यहाँ मैं अब यहाँ पे डालूं, वो यही कहेगा प्लीज एंटर बोथ एपीएस की। ये हमारा नेक्स्ट कोड नहीं पकड़ेगा जब तक मैं दोनों एपीआई की नहीं दूंगी। और फिर ये मैसेज बताएगा कि हमारी एपीआई की सेट हो गई है केवल। इससे ये होता है, अब जो भी यूजर इस ऐप को यूज करेगा, अगर यूजर स्टेटमेंट है तो वो क्या करेगा, वो उसको अपनी एपीआई की देनी पड़ेगी इस ऐप को यूज करने के लिए। हाँ, मैंने एंटर किया। अब अब देखिए मैसेज चेंज हो गया, बोथ एपीआईज कीज आर एसेट। अब जैसे ही ये होगा, उसके बाद अगली फंक्शनैलिटी देगा कि मैं अपने ब्लॉग का यूआरएल दूँ। हमने इस पे देख रहे थे तो हम इसको देते हैं। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग, अच्छा, अब हम हमने यूआई बनाने का, डेफिनेटली हमने ब्लॉग यूआरएल को यूजर से लेना है। तो ये जस्ट अपलोड का फंक्शनैलिटी होती है जो बेसिकली यूजर से लेने लग जाता है इस कोड में, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्स करके लाया बेसिकली, ये मैं थोड़ा सा वो डाटा बता रही हूँ कि कैसे वो पार्स करके ला रहा है। तो ये वो शो करवाया है। और इसके बाद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बने, हमने थोड़ा सा सिर्फ बताया। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ, व्हाट इज ग्राफ।
ये हमारे पास आंसर जनरेट हो गया आगे। जस्ट इसमें मैंने एक एपीआई की यूजर से ली है और एक डिफरेंट काम ये किया है कि अपलोड का ऑप्शन यूजर को दे दिए। हम ये फाइल में देख लेते हैं कहाँ हुआ है। अगर आपका वही कोड है तो आप चैट जीपीटी को कहोगे मैं इस कोड में यूजर से यूआरएल लेना चाहता हूँ, तो वो सिंपल सा आपको कोड लिख देगा। ये कोड आप टेक्स्ट इनपुट ही लोगे सेम, और जस्ट यूआरएल ले लोगे, और फिर वो यूआरएल जहाँ पे हम खुद यूआरएल दे देते हैं वहां पे हम जस्ट ये यूआरएल पास कर देंगे, जो हमने ब्लॉक यूआरएल लिया होगा ये डाटा में जो पास करेंगे फंक्शन को कॉलिंग के बाद। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ी सी एरर हैंडलिंग, अगर आपकी आउटपुट एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा तो उस केस में फिर थोड़ा सा वो रन करवा देगा। अगर कंटेंट नहीं होता तो थोड़ी सी एरर हैंडलिंग हमें कर लेनी चाहिए जब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। इन केस अगर आपका कंटेंट एक्सेप्ट नहीं होते या कोई एरर आती है तो वो आप चैट जीपीटी को अगर हम कहें तो वो कर देते हैं। तो बेसिकली यही ओवरऑल थी कि हम किसी यूआरएल देके उससे क्वेश्चन आंसर ब्लॉग पोस्ट बेसिकली हमने देनी है, रिट्रीवल करनी है, और उसके बेस पे हमने क्वेश्चन आंसर करनी है। ओके। चला मैं कहूँगा कि क्वेश्चन आंसर्स ले लें, क्योंकि ये वन ऑफ द लास्ट सेशन प्रैक्टिस सेशन होगा। तो कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो सर आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। तो देखिए कोई थैंक यू और सर। क्वेश्चन हो तो पूछ लें लोगों से। जी पूछ लें। जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत अच्छा आपने लेक्चर डिलीवर किया है, एक्सीलेंट। मुझे ये बताइएगा, यूजर जो है उसको क्या पता एपीआई की क्या होती है, और यूजर को ये प्रोसीजर कैसे पता चलेगा कि मुझे एपीआई की कहाँ से लेनी है? लेट हाँ, से ये मैं इसमें मैं जरूर कहूंगा कि आई थिंक ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए कि आप यूजर से एक्सपेक्ट करें कि वो एपीआई की के बारे में जाने और वो ढूंढे कि कहाँ से ढूंढनी है। ये सिर्फ उसमें प्रैक्टिस होती है कि जैसा आपने कोड डेवलप किया, अब आपको क्वालिटी एश्योरेंस वाले को भेजते हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रुप है आपकी कंपनी में जो है वो उसको आप कहते हैं कि आप अपना अपना एपीआई की इस्तेमाल करें। तो इस वो तो सिनेरियो में तो बात बन जाती है। लेकिन जब आप पब्लिक करते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो है या चैटबॉट जो है, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि भी आप यूजर जो है वो जो भी इस्तेमाल करे वो अपनी एपीआई को ढूंढेगा। इसका मतलब आपने तो एक बड़ी हर्डल डाल दी ना उनके रास्ते में कि वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, आपने तो बहुत सीमलेस बनाना है उनके लिए। तो ये विद इन द डिपार्टमेंट्स बात बनती है कि एपीआई की आप अपना अपना इस्तेमाल करें, लेकिन जो आप जब डिप्लॉय करते हैं उस पर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। एक चीज मैं भी ऐड करता हूँ, जब आप कोई भी मॉडल डिप्लॉयमेंट कर रहे होंगे तो एक जनरल यूजर्स के लिए लेना, तो उस केस में तो फिर आपको एपीआई की बाय करनी पड़ेंगे जब आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिकली उस टाइम बिल्कुल, पे आप अपनी एपीआई एग्जैक्टली, की थैंक्स बाय। फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। कमर्शियल लेवल पे जो है वो आप जो भी प्रोवाइड करें ये सर्विस जो एप्लीकेशन है वो आप उसको खुद बाय करना पड़ेगा। फिर आप उस अगर आपको पैसे लग रहे हैं उसके तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं यूजर को सब्सक्रिप्शन बेस पे और दूसरी तरीके से वो और पैसे बना सकते हैं। उसमें ज़ाहिर है आपका मार्जिन भी होगा। लेकिन आप जो है वो कभी भी कोशिश ना कीजिए कि भी यूजर को कहें कि आप एपीआई का इस्तेमाल करें कमर्शियल एप्लीकेशन में, क्योंकि फिर वो यूज कोई नहीं करेगा। तो सिर्फ वो बहुत ही टेक्निकल बंदे यूज करेंगे, बाकी तो किसी को पता ही नहीं होगा कि एपीआई किया की क्या होता है। और कोई सवाल है किसी भी चीज के बारे में सवाल आप? सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म, कि अगर
हम लोग ग्रॉक से कोई भी मॉडल ले रहे हैं, मतलब BERT ले रहे हैं या GPT ले रहे हैं, तो मॉडल ग्रॉक से जब भी हम लोग कोई भी मॉडल लेते हैं, मॉडल का एक नेम होता है, तो फिर हमें मॉडल का एग्जैक्ट नेम कैसे पता लगेगा? लेट्स से मैं GPT यूज करना चाह रही हूँ। अरीसा, अच्छा, आप क्या ना ये जाइए वो यहाँ पे ये मॉडल्स पाते हैं, अगर आप गवर्क की वेबसाइट पे जाइए तो ये सारे मॉडल्स लिखे हुए हैं। मैंने सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं ना। मैं सर्च कर रही थी BERT के बारे में। अच्छा, जो मॉडल वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ग्रोक ऑफर कर रहा होगा, वो वहाँ हमारे पास यहाँ वेबसाइट पे शो हो रहे होंगे। ये देखिए अच्छा, मॉडल्स को। ये इम्पोर्टेंट बहुत है कि भी ग्रॉक पे जो है बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स हैं, क्योंकि वाइडली यूज हो रहे हैं, बस वही वो लेकर आते हैं, वरना तो ज्यादातर आपको हगिंग फेस में मिलेंगे क्योंकि मैं तो मॉडल्स हैं। ग्रॉक पे BERT देख रही थी, BERT भी नहीं था, और फिर GPT देख रही थी ना, GPT का ना 2 है ना 3, कोई सा भी नहीं है। फिर हमें हगिंग फेस यूज करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा। आप बताइए अरीसा। अच्छा, मैंने अब ये काम ना एक ग्रोक का मॉडल यूज करके किया। इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव मॉडल्स भी हैं जो इस काम को सपोर्ट करते हैं। जैसे ओपन एआई का भी है, वो लेकिन पेमेंट होती है। गूगल का भी है एक मॉडल, शायद मुझे नेम भूल गया, मैंने देखा था। तो ये जस्ट ग्रोक का नहीं है, मैंने ग्रोक का यूज किया, लेकिन बहुत सारे हैं जो इस काम को सपोर्ट करते हैं। तो आपने वेरियस डिफरेंट चीज जाना है। जैसे अक्सर आप ना चैट जीपीटी से मॉडल कहो ना, तो वो अक्सर अब आप उससे कोई क्यूरी करते हैं ना, कोड जनरेट करने के लिए कहते हैं, तो वो पता है अक्सर गूगल के भी मॉडल्स दे रहा होता है। अगर आपका रन ना हो, आप उसे अल्टरनेटिव करवाते हैं, तो वो सिर्फ हगिंग फेस पे भी उठा के दे रहा होता है। और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने ओपन एआई की जब थी तो उसकी मेरी यूजेज लिमिट आ रही थी, तो मैंने समटाइम्स ट्रांसफॉर्म एक ओपन सोर्स मॉडल यूज कर लिया, एम्बेडिंग के थ्रू अचीव करवा लिया, बजाय इसके कि मैं मेरी ओपन एआई की लिमिट का इशू था। एम्बेडिंग के लिए मैंने ये डिफरेंट मॉडल करवा लिया। अगर मैं ओपन एआई सही है। से करवाती तो वही मुझे पे करना पड़ता। तो आप अल्टरनेटिव सर्च कर लें, और सही चैट है। जीपीटी तो से देखें, पूछें, लेकिन दो डिफरेंट क्वेश्चन बात हो रही है यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपको मॉडल कोई सर्च कर रही है और ग्रॉक पे नहीं है, आ, तो फिर वो वहां पे नहीं है, तो आप हगिंग फेस पे देखें। सबसे बेस्ट ये है कि आप चैट जीपीटी से पूछें कि आई एम सर्चिंग फॉर दिस मॉडल फॉर दिस पर्पस। वो आपको बता दे कि कहाँ कहाँ पे है, हगिंग फेस पे है और जगहों पे है। और वो बेसिकली एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल जो रिश्ता बात कर रही थी कि भी अगर कोई मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं हम ग्राफ पे, वो अगर आपको कहीं और भी देखना, कहीं और इस्तेमाल करना जानना चाहती हैं, तो फिर वो आप उसको भी सर्च कर सकती हैं चैट जीपीटी के पे कि कहाँ पे और ये मॉडल पाया जाता है, ताकि आप यूज कर सकें। अच्छा, एक चीज मैं एक और ऐड करवाना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से। अच्छा, मैंने एक दफा ना, शायद मैंने एक ऐप बनाई थी पोल्ट्री की 1-2 ईयर्स पहले। और जब मैं उसको दोबारा से, शायद मैंने उसको डिप्लॉय किया था, लेकिन सही से नहीं किया, तो मैं उसे दोबारा करने लगी। तो लेकिन चैट जीपीटी को जब मैंने कहा वही काम दोबारा करने के लिए, तो वो कुछ मॉडल दे रहा था। लेकिन वो जो मॉडल है, आई थिंक ओपन एआई के थे, जिसके उन्होंने वो मॉडल शट डाउन कर दिए हैं। कुछ जनवरी 2024 में हुए हैं, कुछ पहले हुए हैं, उनके कुछ बेसिक वर्जन थे उस से रिलेवेंट। तो ये केस भी हो सकता है चैट जीपीटी अगर उसके बाद अपडेशन नहीं हुई, ट्रेन नहीं हुई, तो वो उस जब उसने वो बना होगा, हो सकता है उस टाइम वो मॉडल पब्लिकल अवेलेबल थे, लेकिन अब वो शट डाउन हो चुके हैं। तो वो फिर भी देने लग जाता है। तो ये चीज़ भी हमें कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन इसलिए अवेलेबल होती है। अगर आपने देखना है कौन से मॉडल, कोई कंपनी है, आई थिंक अब मुझे नेम भूल गई, लेकिन वो उसके कुछ मॉडल माइट भी ओपन एआई हो, शट हो डाउन हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं उनके कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे तो उनकी न्यू रिलीज। ये जो बात आपने की है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी जैसे आप मॉडल इस्तेमाल करें पब्लिक डोमेन से उठाए हैं आप, और उसकी वैलिडिटी देखना बहुत जरूरी है। और ओपन एआई जैसा बात बात वो एब्सोल्यूट कर देता है मॉडल और शट डाउन कर देता है। तो इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करेगी उसके बाद जो है जब शट डाउन हो। हाँ, ये ओपन एआई की है। ये डिप्रेशन का इशू आता है अक्सर, आप अगर आप देखिएगा उसकी, देखिए उन्होंने रिकमेंडेशन भी की है, लेकिन अगर आपने कहीं अर्सा पहले, अब इनकी तो 25 में आ रही है,
लेकिन अब 24 में अब जैसे हम देखें 12 की इनके भी रहती है, लेकिन कुछ की डेट 24 की 23 की शट डाउन डेट थी तो 24 इसमें ना इस। मैं रेकमेंड ये करूंगा, जब भी अगर मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारी मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन देखने के उसके साथ ये भी पूछ लें चैट जीपीटी इसकी शटडाउन डेट क्या है, ताकि वो आपको सर्च करके बता देगा कि इसकी शटडाउन डेट ये है, तो ताकि आपको मालूम हो कि ये इस वक्त तक इस्तेमाल हो सकता हाँ, मैंने ये टेक्स्ट रंची किया था, और जब वो मॉडल नहीं हो रहा था, मैंने उस एरर को फर्दर रिसर्च की, और मैंने इधर आके देखा तो मुझे पता चला ये मॉडल जो है टेक्स्ट रंची, ये तो जनवरी का 2024 में ही अभी ये क्या हो चुका है, इसकी मतलब खत्म हो गया, अब ये वर्क नहीं करेगा। तो कुछ के भी देखें 25 में भी हैं, लेकिन अभी वो वर्क करेंगे, और फिर रिकमेंडेड उन्होंने रिप्लेसमेंट भी दी हुई है। तो मैडम इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम एप्लीकेशन जो है डिजाइन करनी हो, तो हम उसमें कोई मॉडल यूज करें और हम चाहते हो कि उसकी शट डाउन डेट ना हो या वो काफी अरसे तक चले, तो या हर मॉडल की शट डाउन डेट होती है मतलब। अच्छा, ओपन ए आई के हैं, मैंने इनकी देखी है, बाकी भी मैंने सर्च नहीं किया, मुझे सिर्फ इसी की पता चली है। हो सकता है ये हमें देखना पड़ेगा कि बाकी वेबसाइट पे उनका क्या है, क्या उनकी भी शटडाउन डेट होती है, लेकिन ऐसे भी तो होंगे जो पब्लिकली अवेलेबल होंगे। तो देखिए, जब उसकी शटडाउन डेट हो जाए तो उन्होंने रिप्लेसमेंट भी तो दी हुई है ना, तो आप वो यूज कर लें। ये मैम देखिए। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। इसमें शटडाउन रेट होता है बाकी मॉडल्स का भी। अभी रिसेंटली जो आईबीएम का हैकाथॉन पास हुआ है ना लैब की तरफ से, उसमें उन्होंने जो हमें मॉडल्स प्रोवाइड किए थे ना, उन सब की शटडाउन डेट गुजर चुकी थी। लाइक उनका काफी इशू आ रहा था कि उन्होंने जिसकी हमें एपीआई प्रोवाइड की थी वो मॉडल उनके सर्वर से ऑलरेडी डिलीट हो चुके थे, लाइक उनकी शटडाउन डेट गुजर चुकी थी। तो सिर्फ ओपन एआई का इशू नहीं है कि हर मॉडल की एक स्पेसिफिक डेट होती है। तो लाइक आप चेक कर सकते हैं उसकी भी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके या डिफरेंट जब जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं उनको। थैंक यू सर, आपने ऐड किया काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी सर ने बता दी कि बाकी की भी होती है। तो ये मेन डॉक्यूमेंटेशन जब भी होता है तो ये ओके, हर। मैं भी इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। जी सर मैम आप। सुमैया का आई थिंक क्वेश्चन था। मैम सुमैया, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो हमने कुछ चीजें ज़हन में रखनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमने ये सारा कुछ अंडरस्टैंड करना होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो मतलब बिल्कुल खत्म होने वाली है। ठीक है, उसकी आगे लॉन्ग सपोर्ट है भी है कि नहीं है। तो ये चीजें हमने जो है ना देखनी पड़ती हैं। अब जैसा कि इस मॉडल का रिप्लेसमेंट मिल गया, ओके, हम इसको यूज कर लेंगे। अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई पुरानी लैंग्वेज भी है, फॉर्टन है, सी है, जो से हमारे पास पुरानी लैंग्वेजेस हैं, अब उनके अंदर इतने ज्यादा सिस्टम नहीं डेवलप होते भी। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज जो है उसके ऊपर ज्यादा होते हैं। बट अगर हम ये कहें कि हम अपना जो न्यू सिस्टम बना रहे हैं अब उन्हीं पे बनाते हैं, उनकी इतनी ज्यादा अब हमारे पास अपडेशंस भी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इन दैट केस हम रोंग कर रहे हैं वहां पे, कि हम ये नहीं चेकआउट कर रहे कि इंडस्ट्री में डिमांड क्या है, क्या चीज अब चल रही है और किस चीज की लॉन्ग टर्म आगे सपोर्ट रहेगी। ठीक है, ये चीजें हमने देख के आगे बनाना होता है। ठीक बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखें, बात से जो मॉडल रहते हैं उनको प्रोडक्टली अपडेट करते हैं, उसमें ज्यादा फीचर्स ऐड करते हैं वगैरह वगैरह, तो इसी वजह से ओपन एआई आई ने वो आपको रिप्लेसमेंट या रेकमेंड रिप्लेसमेंट बताई है कि वो जो अपग्रेडेड होंगे वो मॉडल देते हैं। लेकिन जैसा तला कह रहे हैं, शुरू में ही आपको देखना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्या है और कितने अरसे तक आपको चाहिए, उसकी वैलिडिटी कब तक है। ये सब चीजें जो है ना वो एज पार्ट ऑफ द इनिशियल एफर्ट होनी चाहिए। सैयद मोहम्मद से सवाल पूछ रहे थे, पूछिए। अच्छा, अदरवाइज इसरा का हाथ, इसरा आप सवाल पूछ रही थी। सर मैं यही पूछ रही थी, फिर मैम ने बता दिया था कि अगर ग्रॉक पे अवेलेबल नहीं है तो वो कह रही थी कि हगिंग फेस या कोई अल्टरनेटिव ले लें। ठीक है, अच्छा आपने मेरे को हैंड डाउन नहीं किया। ठीक है, और कोई सवाल? ये बताइएगा कि किसी मॉडल को सर्च करना चाहें और ये जानना चाहें कि ये कब एक्सपायर होगा या इसकी वैलिडिटी क्या है, तो वो जरा एक दफा प्लीज बता दें कैसे वो देखते सबसे हैं। बेस्ट तो मैं ये समझता हूँ सर, आप चैट जीपीटी से पूछें कि लेट्स से
रिसा, आपने वो जरा अपना स्क्रीन शो करेंगे गूगल उस पे चैट जीपीटी जाके, जो मॉडल आप यूज कर रही थे ना उसके बारे में पूछे, इसकी एक्सप्रेशन डेट क्या है, देखिए क्या जवाब देते अच्छा अगर सर, हैं। नहीं, आप तो सिर्फ उसके बारे में पूछे ना जिसके बारे में आप देख रही हैं, कि भी आप स्पेसिफिक जो मॉडल आप हाँ, इस्तेमाल कर रही चैट थी, कोई भी जीपीटी का एग्जांपल नहीं ले लें। चाहिए। जी जी, चैट ओके, जीपीटी का नहीं चाहिए। ओपन एआई का जो हम टेक्स्ट एवेंची हाँ, देते लिए कोई भी मॉडल आप इस्तेमाल करें, आप पिक कर लें कोई भी मॉडल, आप इससे पूछे चैट जीपीटी से, जस्ट पूछे व्हाट इज एक्सपायरिंग डेट और व्हेन इज इट तो सर शटिंग डाउन। देते हैं। आप पूछे व्हाट इज एक्सपायरी डेट ऑफ दैट मॉडल, दैट्स इट। ऑफ अच्छा सर, आई थिंक इस पे फिर वही बात है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो कह रहे हैं कि तो प्रोवाइड ही नहीं करती। जी अच्छा जब बिल्कुल, चेक इस टाइम होते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाले इधर रीजन है। अच्छा एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो बेसिकली कहते हैं कि वो रिप्लेस हो जाते हैं न्यू मॉडल से, लेकिन ये भी तो फिर ये एक्सपायर पूछने के डेट। रिप्लेसमेंट डेट क्या है, रिप्लेसमेंट डेट पूछना। अच्छा इसके पास ना हो सकता है जब ये बना हो तो वो चीजें अपडेट ना हुई हो, तो ये रेफर कर दिया इसने डॉक्यूमेंटेशन में। सेम केस एक दफा ठीक है। मेरे पास भी आया था, एक मेटा हाँ, एआई इंफ्रा की भी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछी तो उसके पास नहीं थी, तो उसने भी फिर मुझे ठीक है, मैंने सही है, सोचा बिल्कुल सही। था तो उसने जो जवाब दिया जो बड़ा सही है, वो ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में देखें उसकी, जिस मॉडल को आप यूज करते हैं, और वहां पे एक्सप्रेशन डेट क्या, जो भी रिप्लेसमेंट डेट का भी मौजूद होना चाहिए। जी, तो उस केस ठीक है, में भी उसने मुझे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ रेफर किया था। सही। असद, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? असद, इस तरह आपने फिर कोई सवाल आपका? जी जी जी। सर, मैं हगिंग फेस से जब एंड पॉइंट निकालती हूँ ना, विस्पर का भी मैं निकाली थी, तो मुझे एंड पॉइंट एग्जैक्ट वो मॉडल नहीं मिलता। जैसे अगर मैं बर्ड सर्च करती हूँ ना, तो बर्ड के डिफरेंट आ जाते हैं। इसी तरह सर विस्पर करवा रहे थे, मैं विस्पर का एंड पॉइंट निकाली थी, तो मुझसे वो एंड पॉइंट हगिंग फेस पे नहीं निकलता। कोई जवाब दे सकता है? उसामा या तला? एग्जैक्ट वो हाँ, मॉडल। एंड पॉइंट्स मतलब आप स्पेसिफिक टू मॉडल कह रही हैं? जी, जैसे मैं अब जैसे सर ने विस्पर करवाया था, तो मैं विस्पर का एग्जैक्ट निकालना चाह रही थी, मुझसे नहीं निकल रहा था। अब अगर जैसे मैंने जीपीटी यूज करना है, तो मुझे जीपीटी एग्जैक्ट, जैसे वो जो चैट जीपीटी लिखता है, तो चैट जीपीटी में मैं देख रही हूँ वो मुझे एग्जैक्ट जीपीटी दे रहा है, तो अगर मुझे वही जीपीटी का या एग्जैक्ट जो बर्थ है उसका एंड पॉइंट चाहिए। मैम एक दफा मैम को दिखाइएगा कि आपने सर्च करना है जो भी मॉडल लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जीपीटी या बर्ड का है, चलें विस्पर को देख जी लेते हैं। तो विस्पर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये डिफरेंट आ रहे हैं देखिए। ठीक है, ये डिफरेंट मतलब मॉडल्स आ रहे हैं, जो भी आपने यूज करना है वो क्लिक करेंगे आप। ये मॉडल है। नाउ अब इसके अंदर जो सा ना, ये जो आप यूज दिस मॉडल के ऊपर क्लिक कीजिएगा मैम, ऑन द राइट साइड टॉप मोस्ट के ऊपर था यूज दिस मॉडल। तो ट्रांसफॉर्मर्स पे क्लिक करें। ये आपके पास जो है ना कोड लिखा आ जाता है कि आपने कैसे इसका एंड पॉइंट एक्चुअली लेके आना है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें। मैंने ये मॉडल का नाम लिखा है, और नीचे करेंगे तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट कैसे करना है वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। हाँ
ये चीज मैंने देखी थी, ये मुझे समझ आई है, लेकिन एग्जैक्ट वो मॉडल जैसे जीपीटी है, एग्जैक्ट मुझे जीपीटी ही चाहिए, तो वो एग्जैक्ट वो मॉडल मुझसे नहीं निकलता हगिंग फेस पे। ये चीज मैंने देखी थी, ये निकल जाती है। मेनली हगिंग फेस पे एग्जैक्ट नहीं ना पड़ी होगी। फॉर एग्जांपल ये GPT-2 पड़ा है, आपको एग्जैक्ट वो नहीं नजर आएगा जो GPT-4 यूज कर रहा है, क्योंकि वो पेड में है। इधर मोस्टली वो पड़े होंगे जो ओपन सोर्स है, जो फ्री में है। Yes. फ्री पड़े हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। मोहम्मद सईद, आपका क्या सवाल है? आप म्यूट पे हो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, मेरा सलाम। सवाल ये है कि जैसे हम रैग वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इसकी जो है एक्यूरेसी मतलब कि इतनी ना बहुत अच्छी नहीं आ रही होती रिट्रीवल और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें या लाइक रैग को ही फाइन ट्यून करना चाहें, यानी ऑप्टिमाइज जिसे कहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाहें, तो उसका कोई है मेथड? किसने जवाब देना, उसामा या रईसा या तला? मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ। कुछ मॉडल की अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती। मैंने एक जीपीटी से लिया था, उसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आई थी। वो तो मुझे करेक्ट आंसर नहीं दे रहा था, तो मैंने फिर ये सिलेक्शन चूज की है। तो इट डिपेंड करता है कि आप अल्टरनेटिव भी ट्राई कर सकते हैं। अगर क्या वो फाइन ट्यूनिंग की पॉसिबिलिटी देता है तो आपको कर लें। मैंने किया था, वो बहुत ही अच्छा आंसर नहीं दे रहा था, इररिलेवेंट। तो ये वाला जो मॉडल था, ये देखिए, मैंने इससे पूछा था व्हाट इज ग्राफ न्यूरल नेटवर्क, यही से, तो इसने मुझे भी टेक्स्ट रिटर्न करवा दिया समथिंग। तो फिर ये चेंज करने पड़ता है, डिपेंड करवाता है। अल्टरनेटिव पे देखें अगर कोई बेटर भी ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्मर से मैंने यूज किया था ये वाला मॉडल। तो आप ये अब सजेस्ट करेंगे कि भी अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा कोई मॉडल, तो उस पे आप कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल देखें उसी एप्लीकेशन का। एक तो अगर आपको मिल अल्टरनेटिव जाता है तो हाँ, उस पे सर मेनली ट्राई करके एक्यूरेसी देखें। जो मॉडल को डिपेंड करती है वो होती है कि आपका मॉडल कितने डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है। लाइक एक अगर मॉडल ना 128 के भी डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है, तो उसकी एक्यूरेसी उतनी कम होगी, क्योंकि उसका नॉलेज जिस उसके पॉइंट में नॉलेज है ना वो कम है। और जिस जो 3 बिलियन पे हुआ है, 70 बिलियन पे हुआ है, तो उनकी यकीनन एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जिससे लिहाज से एक्यूरेसी इंक्रीज होती जाएगी, आपका मॉडल उतना हैवी होता जाएगा और उतना डिफिकल्ट होता जाएगा लोड करने के लिए। तो मेनली अगर आपने ऐसे मॉडल चलाने ना जो आपके लोकल मशीन पे भी चल जाए, तो उनकी आपको एक्यूरेसी हमेशा कम ही मिलेगी। और लाइक